नमस्कार। आज हम 12वीं कक्षा के हिस्ट्री का इतिहास का एक और अध्याय करने जा रहे हैं जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त। देखिए, हर बार मैं लेक्चर के शुरुआत में कुछ बातें आपको बताता हूं। यहां मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो टारगेट है वो है MCQ। MCQ का मतलब क्या हुआ कि अब की बार जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन जो हैं आपके एक एक मार्क्स के आएंगे और उसमें संभावना है मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आए, लेकिन हो सकता है कि एक लाइन के भी आए। इसलिए मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्या अभिप्राय है, मैंने कैसे बनाए हैं। सबसे पहले मैंने बुक का जो पोर्शन है वो लिया है। बुक में से जो भी किसी भी लाइन में एक नंबर का सवाल बन सकता था वो मैंने लिया है। उसके अलावा मैंने प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उस बैंक को उठाया है, वो मैंने लिए हैं। इसके अलावा अपने अनुभव के आधार पर जो हो सकते हैं वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और इसको बनाने के बाद मैं भी इतना श्योर हो गया हूं कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो पूरी पूरी संभावना है कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं शासक और विभिन्न इतिवृत्त। सबसे पहला सवाल है, मुगल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। इस अध्याय में हम मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए सबसे पहला सवाल आता है कि मुगल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है और ये मंगोल के बारे में आपने 11वीं कक्षा में पूरे विस्तार से पढ़ा है। आप लोगों ने चंगेज खान के बारे में पढ़ा है और मंगोल से जो समस्याएं चीन में और साथ वाले प्रदेशों में हुआ करती थी उसके बारे में पढ़ा है। इसलिए यहां पर हमें यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो मुगल शब्द है वो मंगोल शब्द से आया है। आप विश्व के मानचित्र पर देखोगे तो नॉर्थ में हमारे चाइना है, चाइना के ऊपर एक हिस्सा है मंगोल। तो वहां से ये जो जनजाति थी, ये जाति थी, जो बर्बर जाति थी, वहां से संबंध रखती है और वहीं से मंगोल से ही मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका मुगलों का मंगोल से क्या संबंध है वो भी अब देखने जा रहे हैं। उससे पहले एक और सवाल है कि एक आपने जंगल बुक नाम से एक पिक्चर भी देखी होगी और जो मोगली जो उसका कैरेक्टर है उसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो जंगल बुक जो कहानी है जिसके आधार पर मोगली नाम का कैरेक्टर बच्चों के मस्तिष्क पर छाया रहा और जंगल बुक जो किताब है और जो पिक्चर है वो काफ़ी फेमस हुई, वो किसके द्वारा लिखी गई। रडियार्ड किपलिंग। ये महत्वपूर्ण सवाल है, पिछले सब वर्षों में कई बार ये सवाल पूछा गया है। अब जैसा मैंने बताया था कि मुगल का और मंगोल का क्या आपस में संबंध है, देखिए मुगल जो है पितृपक्ष से किसके वंशज थे। दो पक्ष होते हैं किसी भी संतान के, एक पितृपक्ष से जो उसके चाचा ताऊ दादा ये होते हैं, दूसरा पक्ष होता है मातृपक्ष। मातृपक्ष में जो नाना मामा ये होते हैं। तो यहाँ पर जो पितृपक्ष है वहाँ से जो बाबर थे वो तैमूर से संबंधित थे, जो तुर्की का शासक था। तो जो मुगल वंश है, और मुगल वंश जो है मातृपक्ष से चंगेज खान से संबंधित हैं, मातृपक्ष से। और जो मुगल हैं वो अपने आप को पितृपक्ष से जोड़ना पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को कहा है कि हम जो हैं तैमूरी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मुगल है पितृपक्ष से किसके वंशज थे, तैमूर के, पांचवें। ठीक है, क्योंकि पहले चंगेज हुए थे, उसके बाद कहीं जाकर के तुर्की में कोई शासक तैमूर नाम से हुआ था। उसके बाद है मातृपक्ष से 14वें वंशज थे चंगेज खान के। तो इस तरह से तैमूर से और चंगेज खान से मुगलों का क्या संबंध है, यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि पितृपक्ष से वो थे तैमूर के वंशज और मातृपक्ष से वो लोग थे चंगेज खान से पर्सन, ये संबंध रखते थे। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद जो सवाल है कि किस मूल के थे मुगल, जो हैं किस मूल के थे। देखिए चगताई मूल के, आप लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। जो चंगेज खान था जिसने अगर आप कहें युद्ध कला में बहुत निपुण था और बहुत सारे आसपास के इलाकों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, लूटपाट कर रखी थी। तो जो चंगेज खान का जो पुत्र था, द्वितीय पुत्र, उसका नाम था चगताई। और वो जो मुगल हैं अपने आप को चगताई वंश के कहते थे, यानी वो चगताई मूल के थे। ये संबंध हो जाता है। उसके बाद है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। आप लोगों ने भारत के इतिहास में जो 21 अप्रैल 1526 में जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से
भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी, वहां का ये सवाल है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? जहीरुद्दीन बाबर ने, यानी कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। ठीक है, और उनका यहाँ पर समय काल देखिए, आपको सबका समय काल पता होना चाहिए। बाबर का समय क्या है, हुमायूं का क्या है, उसके बाद उनकी संतान जो थी अकबर का क्या है, अकबर के बाद जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, ये आपको कुछ पता होने चाहिए। तो बाबर का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाबर ने भारत पर 1526 से 1530 तक राज किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगला सवाल यहां पर आता है कि बाबर का जो उत्तराधिकारी था, यानी कि बाबर के बाद मुगल साम्राज्य को किसने संभाला? वो हुमायूं ने संभाला। यहां पर दो काल दिए हुए हैं, देखिए 1530 से 1540 और 1555 से 1556, ये बीच का जो काल है, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए जो शेर शाह अफगान जो शासक था वो बीच में आ गया था, और जिसकी वजह से हुमायूं को यहाँ से भारत से भागना पड़ा था, ईरान में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। और जो ईरान में जो शरण ली थी वो सफावी राजाओं के यहाँ ली थी, आगे सवाल भी बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दो काल हम पढ़ रहे हैं अभी, एक तो बाबर का जो काल है 1526 से 1530 का, और जो हुमायूं हैं उनके दो काल दिए हुए हैं 1530 से 1540 और 1555 से 1556, और जो बाबर का उत्तराधिकारी था हुमायूं। आगे चलते हैं। इतिहासकारों के अनुसार और प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार हमें पता लगता है कि बाबर जो है अपने बारे में लिखता था, और उसने जो आत्मकथा लिखी थी उसको नाम दिया है तुजू के बाबरी। तो बाबर की जो आत्मकथा है उसको तुजू के बाबरी कहते हैं, बाबर से संबंध कर सकते हो, बाबर ने बाबरी को लिखा, तुजू के बाबरी। उसके बाद ये आता है कि मातृभाषा कौन सी थी। जब बाबर आए थे तो उस समय इनकी मातृभाषा तुर्की थी, हालांकि तुर्की को बाद में दरबार की भाषा फारसी में बदल दिया गया था। और यहां पर एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि फारसी और हिंदी के मेल से एक नई भाषा सामने आई थी, जिस भाषा को उर्दू कहा जाता है, लखनवी भाषा, या यूं कह सकते हैं कि नवाबों की जो भाषा है उर्दू, और बहुत ही नफीस लैंग्वेज, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है ये। लेकिन यहां पर हमारा सवाल है कि मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी? तुर्की। उसके बाद अगला सवाल है, भाषा से संबंधित ही है ये, कि किस मुगल शासक ने फारसी को राज दरबार की मुख्य भाषा बनाया? हालांकि मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन जो अधिकतर कार्य मुगल साम्राज्य के अकबर के समय में होते थे वो फारसी भाषा में होते थे। और यहाँ पर एक और सवाल भी इसमें आ जाता है कि अकबर का जो समय था वो कौन सा था? तो 1556, यानी कि हुमायूं की मृत्यु के बाद जो बागडोर संभाली वो अकबर ने संभाली। और मुगल वंश में सबसे सफल अगर हम राजा किसी को कह सकते हैं तो वो अकबर थे। उनके बाद है कि अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो क्योंकि जो भाषा फारसी बना ली थी अकबर ने, इसलिए जो अभिलेख ज़्यादातर लिखे गए हैं वो फारसी भाषा में लिखे गए हैं। उनके बाद इन्होंने मुगल वंश में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, पुस्तकें लिखी गई थी, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए 3 या 4 बुक मैं आपको बताऊंगा और उनमें से एक सवाल जरूर आएगा। पहली बात है बादशाह नामा। ठीक है, देखिए बादशाह नामा का लेखक कौन था? अबुल फजल बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, आगरा में जिसका जन्म हुआ था। उनका एक शिष्य होता था अब्दुल हमीद लाहौरी। अबुल फजल का एक शिष्य हुआ करता था अब्दुल हमीद लाहौरी, उसने ये बादशाह नामा को लिखा था। तो दो नाम आप हमेशा याद रखेंगे कि एक तो अबुल फजल जो मुगल दरबार में सबसे विद्वान, भाषा का निपुण व्यक्ति था, और उन्हीं का शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी। तो बादशाह नामा का लेखक था अब्दुल हमीद लाहौरी, जो अबुल फजल का एक शिष्य था। ये सवाल भी आ जाता है कि जो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो किन के शिष्य थे। उसके बाद अगला सवाल है अकबरनामा, ये फारसी भाषा में लिखा गया था, ये भी सवाल आ जाता है, इसका लेखक कौन था? अकबरनामा जो फारसी भाषा में लिखा गया था उसको किसने लिखा था? तो ये नाम आता है अबुल फजल। इसमें यहाँ पर एक बात को मेंशन करना जरूरी हो जाता है, नीचे सवाल भी है कि इसके कितने खंड हैं? इसमें 3 खंड हैं, इनको दफ्तर भी बोलते हैं। इसमें मुगल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में,
परिवार के बारे में और जो वहाँ पर जो स्त्रियां हरम में रहा करती थी उनके बारे में ये सभी विस्तार से चीज़ें बताई हुई हैं। तो जो 3 जिल्द थे, 3 खंड थे, उनमें से जो तीसरा खंड था उसके बारे में अक्सर सवाल आता है, आईने अकबरी। तो अकबरनामा के तीसरे खंड में आईने अकबरी थी, ये अगला सवाल है, आप देख सकते हैं तीसरे खंड में। तो 2 सवाल यहां पर हो गए। अकबरनामा के कितने खंड हैं? 3 खंड हैं। किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। और आईने अकबरी जो है, जो तीसरा खंड है अकबरनामा का, वो लिखा गया अबुल फजल के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी भाषाओं में बहुत से लोगों ने विश्व के मुगल वंश के बारे में जानने का प्रयास किया कि वहाँ का प्रशासन कैसा था, ठीक है, वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी वो कैसी थी, कर व्यवस्था थी वो कैसी थी। तो उनको जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होता है साहित्य, बुक। जैसे अकबरनामा, अकबरनामा को अगर हम पढ़ेंगे तो मुगल वंश का जो उस समय का, अकबर के समय का जो प्रशासन व्यवस्था थी, जो उनका युद्ध शैली थी, युद्ध के बारे में किस तरह से वो तैयार किया करते थे, कौन कौन से युद्ध उन्होंने लड़े, कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, तो उनके बारे में जानने के लिए जो अकबरनामा है उनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ वो हेनरी बेवरेज ने किया। मुगल साम्राज्य के बारे में विश्व को विस्तार से बताने के लिए हेनरी बेवरेज ने अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये महत्वपूर्ण सवाल है, हेनरी बेवरेज। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये सवाल आपको याद करना पड़ेगा। उनके जो संस्थापक थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये 2017 में भी सवाल पूछा गया है। तो वो थे सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। उसके बाद है आईने अकबरी, किसने लिखी? यहाँ पर फिर रिपीट करते हैं, अकबरनामा जो फारसी भाषा में लिखा गया था, ठीक है, फारसी भाषा में, उसके 3 खंड थे, 3 खंड, और तीसरा जो खंड था आईने अकबरी था। तो आईने अकबरी का भी लेखक कौन था? अबुल फजल। उसके बाद आता है हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? देखिए, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, बाबर की पुत्री, उसने हुमायूं नामा लिखा था। और भी जब बहुत सारा इतिहास लिखा गया था तब ये कहा गया था, जब अकबरनामा लिखा गया था तो अबुल फजल को कहा गया था कि वो गुलबदन बेगम की हेल्प लें, क्योंकि महाराजा अकबर के बारे में, कुछ उनके बचपन के बारे में, उनकी युद्धों के बारे में, उनके परिवार में औरों से संबंध के बारे में अगर कुछ जानना है तो वो गुलबदन बेगम बता पाएगी। तो अबुल फजल ने अपने साहित्य में बहुत सारी चीज़ों को गुलबदन बेगम से बात करके डाला था। तो ये गुलबदन बेगम जो बहुत इंटेलिजेंट थी, फारसी और उर्दू भाषा को बहुत ही प्रवाहमय तरीके से लिखती थी, अलंकृत भाषा का इस्तेमाल करती थी। तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की जो बहन थी उसके द्वारा लिखा गया था। अब देखिए, महाभारत और रामायण संस्कृत ग्रंथ, ये संस्कृत में थे, लेकिन क्योंकि भारतवर्ष के हिंदुओं के बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रतिष्ठित ग्रंथ हैं, साहित्य है, तो इनका भी अपने समय में मुगल वंशियों ने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। तो ये सवाल बनता है कि महाभारत और रामायण का संस्कृत ग्रंथों का किस भाषा में अनुवाद किया गया? उसके बाद है महाभारत के फारसी अनुवाद को, ये कई बार रिपीट हुआ है, हालांकि महाभारत और रामायण दोनों का हुआ है फारसी भाषा में अनुवाद, लेकिन ये सवाल बनता है महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहते हैं? रजमनामा, ये याद करना पड़ेगा। रजमनामा क्या है? महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद, संस्कृत भाषा में लिखा गया था, फारसी में मुगल वंश ने इसको समझने के लिए फारसी में इसका अनुवाद कराया था, और जो फारसी अनुवाद था उसको रजमनामा कहा जाता है। बहुत सारी पुस्तकों का उस समय में अनुवाद हुआ था, लेकिन जिस पुस्तक का अनुवाद नहीं हुआ वो हुमायूं नामा थी। और हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने, जो बाबर की पुत्री थी। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अब जब पुस्तक लिखी जाती थी या कोई भी किताब लिखी जाती तो उसका कुछ अंदाज होता है लिखने का। तो इसी तरह से अकबर की एक पसंदीदा शैली थी जिसको नस्तालिक कहा जाता था। नस्तालिक में क्या था कि 5 से 10 सेंटीमीटर की कलम की तरह की एक सरकंडे की कलम होती थी जिसमें बीच में से चीरा लगा होता था, ताकि वो स्याही को अच्छे तरीके से सोख ले
और पुस्तक लिखी जाए। तो इस तरह से जो बुक लिखी जाती थी कलम को स्याही में डुबो करके, और उससे जो लिखावट होती थी उस शैली को नस्तलिक कहा जाता था। इस सरकंडे की कलम से लिखा जाता था, बीच में इसके चीरा होता था। कई बार आ भी जाता है, 2 नंबर का सवाल भी आ जाता है, नस्तलिक क्या है? तो यहाँ मालूम होना चाहिए नस्तलिक एक लेखन शैली है और अकबर की पसंदीदा शैली होती थी, और इसमें एक सरकंडे की कलम का शाही में डुबो करके इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सवाल भी आपका बन जाता है। उसके बाद जो अबुल फजल था, एक बहुत ही प्रभावशाली दरबारी था जिसने बहुत सारे मुगलों के साहित्य लिखे। उनकी हत्या करवा दी गई थी शहजादा सलीम के द्वारा। और सलीम कौन था? जहांगीर जो था उसको उपनाम था उसका सलीम। देखिए, जो अबुल फजल था, अबुल फजल, इसकी हत्या करवा दी गई थी। हत्या करने वाला कौन था? ये सलीम का एक दोस्त था जिसका नाम था बीर सिंह बुंदेला। तो बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की और राजकुमार सलीम के कहने पर की। और राजकुमार सलीम किसका उपनाम था? जहांगीर का। 1605 से 1627। इससे पहले हमने अकबर का टाइम भी उस वाले सवाल में आप देख लेना, वो बात करनी रह गई कि अकबर का काल कौन सा था। हुमायूं के बाद जब 1555 ईस्वी में हुमायूं की जो मृत्यु हो गई थी, तो 1556 में अकबर ने मुगल बागडोर संभाली थी और 1605 तक वो एक शक्तिशाली सम्राट के रूप में उन्होंने मुगल वंश को संभाला था। तो अकबर के बाद जहांगीर आए थे 1605 से 1627 तक। ठीक है, और ये जो जहांगीर थे इनको ही सलीम कहा जाता था, पहले इनका उपनाम था। और सलीम के कहने से ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। उसके बाद है, मुगल काल के किस लेखक ने चित्रकारी का वर्णन जादुई कला में किया है? अबुल फजल ने। हालांकि जो इस्लाम धर्म है उनके जो धार्मिक गुरु हैं उलेमा, वो जो है चित्रों का मानवीकरण जो होता है उसके खिलाफ बताते हैं। शरिया में लिखा हुआ है कि आप अपना बुत नहीं बनवा सकते, आप अपनी पेंटिंग नहीं बनवा सकते। इसका कारण है कि केवल निर्माण का जो मानव के जो निर्माण का जो हाथ है, मानव का जो निर्माण करने का अधिकार है, वो केवल ईश्वर को है, केवल अल्लाह को है। आप लोग चित्रकारी और पेंटिंग और अपनी मूर्ति पूजा को नहीं बनवाएंगे। तो लेकिन फिर भी जो अबुल फजल था वो हमेशा शरिया में लिखे हुए उलेमा द्वारा जो फतवा जारी किया करते थे उनके विरुद्ध काम करता था। तो उन्होंने इस चित्रकारी को एक जादुई कला कहा है, जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। सबसे महान मुगल बादशाह किसे माना जाता था? मैंने पहले बता दिया, अकबर को 1605 तक, यानी कि 1556 से 1605 तक जिन्होंने राज किया, इनको सबसे ताकतवर बादशाह माना जाता है। अब देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था 1570 में। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी हो जाता है, आपने पहले वाले अध्याय में किया था कि जो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में है, और अजमेर से जो फतेहपुर सीकरी है वो बिल्कुल सीधा मार्ग है सड़क का, इसलिए यहाँ पर फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पर अजमेर है। और जो मुगल बादशाह है वो कई बार मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गए थे। तो यहाँ से लेकर के सीधा रास्ता होने की वजह से फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? अकबर ने, 1570 में। उसके बाद आ जाता है कि जो बुलंद दरवाजा, गुजरात पर विजय के बाद उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। यह भी सवाल बनता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस लिए किया गया? गुजरात विजय के स्मारक के रूप में। और ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी को ही राजधानी बनाया था 1570 में। उसके बाद अगला सवाल है, झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने की? देखिए, अकबर सम्राट जो थे वो क्या करते थे, सुबह उपासना करके, सूर्य जब उदय होता था, कुछ मंत्र करके महल के एक झरोखे में छोटे से में बैठ जाया करता था और उस वहाँ से जनता को दर्शन दिया करता था, ताकि जो जनता है उस पर राजा का विश्वास बना रहे। तो झरोखा दर्शन की जो प्रथा थी वो चलाई थी सम्राट अकबर ने। मुगल वंश के जो अकबर थे, 1556 से लेकर के 1605 तक इनका कार्यकाल रहा, 1605। अगला सवाल चलते हैं, शाहजहां
कि दिल्ली को क्या नाम दिया गया। देखिए, शाहजहां ने एक फिर से फतेहपुर सीकरी से दिल्ली राजधानी बनाई थी, उसको शाहजहानाबाद कहा गया था। इसके अलावा भी शाहजहानाबाद ने दिल्ली में, देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई, शाहजहां ने बनवाई। चांदनी चौक बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। लाल किला बनवाया, वो भी शाहजहां ने बनवाई। एक और अलग है, थोड़ा सा त्रुटि हो गई है, देख लेना, मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये जो दीवाने आम और दीवाने खास, ये थोड़ा सा लिखते हुए मिस्टेक होगी लगता है। दीवाने आम और दो क्वेश्चन एक साथ हो गए, कोई बात नहीं। दीवाने आम और दीवाने खास, सार्वजनिक सभा जो होती थी जहां पर प्रजा का कोई भी व्यक्ति आकर के कुछ कह सकता था, अधिकार था, उसको दीवाने आम कहा जाता था। और जो निजी सभा होती थी, जहां पर गुप्त सभाएं चलती थी, मीटिंग होती थी, किस सारी की सारी जो योजनाएं हैं वो बनाई जाती थी, वो था दीवाने खास। तो दीवाने आम और दीवाने खास आपको बता दिया मैंने। हरम का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, हरम जो है मुगल वंश में एक अलग से छोटा सा महल बना दिया जाता था, जहां पर मुगल वंश की जो महिलाएं थी वो रहा करती थी। दो तरह की रानियां होती थी, एक तो जो राजकुल से संबंध रखती थी, एक जो राजकुल से संबंध नहीं रखती थी, उनको अगहा कहा जाता था। अगहा, ये भी सवाल कई बार आता है कि जो अगहा जो थी वो राजकुलीन से नहीं होती थी, किसी भी कारण से जो मुगल सम्राट होते थे वैवाहिक संबंध बना लेते थे उन रानियों को, जो राज परिवार से नहीं होती थी, अगहा कहा जाता था। और वो सभी की सभी महिलाएं जहां पर रहती थी, उनके लिए सभी सुख सुविधाएं होती थी, पढ़ाई से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, मनोरंजन की, उस जगह को हरम कहा जाता था। और हरम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पवित्र स्थान। जहांगीर ने, अगला सवाल है, जहांगीर ने न्याय की जंजीर किस किले में लगवाई? आगरा में। अब ये जहांगीर का टाइम पीरियड दिया हुआ है, उससे पहले हमने देखा, ठीक है, 1628 से 1658। इसको चेक करना पड़ेगा एक बार, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ये जहांगीर चेक कर लेंगे। हमारा सवाल है कि जहांगीर ने न्याय की जंजीर किस किले में बनवाई? यहां पर आगरा में एक किला बनवाया था जहांगीर ने, वहां पर एक जंजीर लगा दी थी महल के बाहर कि जिसको भी कोई भी समस्या है वो आकर के उस जंजीर को खींच सकता है, उसको न्याय मिलेगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि राजा जो है 24 घंटे प्रजा के लिए काम करने के लिए तैयार। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। औरंगजेब, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? देखिए, यहाँ से 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। हालांकि जो अंतिम मुगल शासक था जिसको नेतृत्व दिया गया था 1857 की क्रांति में, वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको देश निकाला दे करके रंगून में भेज दिया गया था। ये तो थे अंतिम, बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन अंतिम शक्तिशाली कौन था? औरंगजेब। तो 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, तो अंतिम शक्तिशाली राजा था औरंगजेब, जिनका समय है 1658 से 1707। ये टाइम हम अभी चेक कर लेंगे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे लगता है यहाँ पर शाहजहां का होना चाहिए ये, क्योंकि 1605 तक का था अकबर का, अकबर के बाद जहांगीर का, जहांगीर के बाद शाहजहां का। चेक कर लेंगे हम इसे। उसके बाद है, यही सवाल है कि मुगल वंश का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको 1857 की क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया था। और इन मुगल बादशाह को अंग्रेजों ने देश निकाला दे करके रंगून भेज दिया गया था, जहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, किस नए धर्म की स्थापना की और कब? दीन इलाही 1582 में। इसमें सभी लोगों को आने की स्वीकारोक्ति थी, अधिकार था, जिसमें जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं। जो अकबर ने यहाँ सही शून्यता दिखाई थी और एक नया धर्म बनाया था। हालांकि ये धर्म बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं हो पाया, लेकिन दीन इलाही 1582 में अकबर ने बनाया था। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी 1575 में। और अकबर ने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए थे जिनसे पता लगता है कि वो वास्तव में एक महान शासक थे। उन्होंने क्या किया? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। पहले
जो भी हिंदू किसी भी तीर्थ स्थल पर जाया करता था उन पे कर लगा करता था, लेकिन अकबर ने 1563 ईस्वी में इस कर की समाप्ति कर दी। उसके अलावा भी उन्होंने 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि जजिया कर होता क्या था। मुस्लिम जब शासक होता था, राजा मुस्लिम होता था, उसकी जो प्रजा में गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम जो होते थे, भले ही वो हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनसे जो कर लिया जाता था उसको जजिया कहा जाता था। ये कर किस चीज़ के लिया जाता था कि आपको हम संरक्षण देंगे, आपको हमारे राज्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसके बदले में आपको कर देना पड़ेगा। ये मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, ये गैर मुस्लिम प्रजा से लिए जाने वाला कर था जिसको जजिया कहा जाता था। अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 ईस्वी में। ये अगला सवाल भी दे रखा है कि जो जजिया कर था वो क्या था। गैर मुस्लिम प्रजा पर लगा धार्मिक कर, ये एक धार्मिक कर था, ये शब्द याद रखेंगे। तो जजिया क्या था, धार्मिक कर था। 2 नंबर का सवाल भी आ जाता है, गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला। लेकिन जो अगले सम्राट थे, यानी कि जो औरंगजेब थे, जो शाहजहां के बाद मुगल वंश की जिन्होंने बागडोर संभाली, उन्होंने जजिया कर को दोबारा से लगा दिया। ये भी सवाल आ जाता है कि जजिया कर को किस मुगल सम्राट ने दोबारा लगा दिया। उसके बाद अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था, जिन्होंने भू राजस्व के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया। जो वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार में, नवरत्नों में से एक कहे जाते थे टोडरमल, वो खत्री जाति के थे। टोडरमल कौन थे, अकबर के वित्त मंत्री। यहाँ पर दिया हुआ है वित्त मंत्री टोडरमल। अब अकबर के काल में भू राजस्व वसूल करने का काम कौन करता था। टोडरमल तो बता दिया हमने, वित्त मंत्री था। इन्होंने तो बता दिया था ये कर आपको इकट्ठा करने हैं। लेकिन जो करों को इकट्ठा किया जाता था, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और पैसे को प्रजा से लिया जाता है, तो कौन कौन से कर होंगे वो तो टोडरमल ने बताए। और जो उनको एकत्रित करने की जिम्मेवारी देने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए उनको अमील गुजार कहा जाता था। और दारा शिको और नादिरा की शादी में कितना खर्चा है, ये भी एक सवाल बनता है। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, पर क्योंकि अब की बार 40-40 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तो पूछा जा सकता है। तो 32 लाख रुपए इस शादी में खर्च हुए थे उस समय में। 4 तस्लीम तथा जमीन बौसी तरीके किस मुगल सम्राट ने अपनाए। देखिए क्या था कि जो भी व्यक्ति दरबार में आया करता था, दरबार में आने के बाद एक तो जो राजा का सिंहासन जो होता था उसके कितने निकट कोई बैठा हुआ है, उससे उसकी ताकत का अंदाजा होता था कि वो राजघराने के कितने नज़दीक है, कितना शक्तिशाली वो है। इसके अलावा जो भी दरबार में आता था उनके लिए 3-4 नियम थे। एक नियम था सजदा। सजदा होता है दंडवत प्रणाम करना। पूछा जाता है, ये आप दरबार में आए हो, आपको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है 4 तस्लीम। 4 तस्लीम होते हैं जैसे आदाब कहते हैं, ऐसे हाथ हिला करके, तो जो 4 बार करना पड़ेगा आप दरबार में आएंगे तो। इसके अलावा जमीन बोसी। जमीन बोसी होता है लेट करके जमीन को चूमना, जमीन बोसी। तो ये तरीके थे सम्मान को प्रकट करने के लिए, इनको लागू किया गया था शाहजहां ने। 3 बताए हैं मैंने आपको, एक बताया सजदा, 4 तस्लीम, जमीन बोसी। और एक और राज दरबार में जब अंग्रेज दूत टॉमस रो आया था तो वो केवल एक बार सलाम करके बैठ गया था। ये उस समय की बहुत बड़ी घटना थी। टॉमस रो आया, उसने एक बार सलाम किया और वो बैठ गया। ये एक तरह से अपमान भी दृष्टि से भी देखा गया, लेकिन क्योंकि वो विदेशी था, उसको वहाँ की जो प्रथा थी वो नहीं पता था, तो उसको इस तरह से नहीं लिया गया कि वो सम्राट को बेइज्जत करना चाहता था। क्योंकि वो परमिशन लेने के लिए आए थे कि हमें व्यापार करना है, हमें परमिशन चाहिए। तो वो किसके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में। तो ये बात घटना से आपको याद रह जाएगी कि अंग्रेज जो दूत था टॉमस रो, वो किसके दरबार में आया था, जहांगीर के। उसके बाद अगला सवाल है, मुगल सम्राट हुमायूं को किस अफगानी ने पराजित किया। शेर शाह ने। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हुमायूं का जो काल है वो 2 काल बताए थे, 1530 से 1540 और 1550 से 55। चेक कर लेंगे इसको हम, 30 से 40। और तो उसके बीच में जो काल था शेर शाह ने, जिसकी वजह से जो हुमायूं है
उसको भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और कहाँ गया था, किसके दरबार में शरण ली थी? ईरान में सफावी शासकों के यहाँ पर उसको जाना पड़ा था। तो आगरा में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? आगरे में लाल किला, एक लाल किला दिल्ली में है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। बलुआ पत्थर से लाल से 1560 में अकबर ने करवाया था। ये बात ध्यान रखना भाई, एक दिल्ली में लाल किला है, एक आगरा में लाल किला है। उसके बाद है स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास, ये शाहजहां ने। आगरा का जो ताजमहल है वो शाहजहां, दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां। तो जो स्थापत्य काल का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। उसके बाद अगला सवाल है, अकबर कालीन मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? अलग अलग सिस्टम था, अलग अलग राजाओं का, सूबे थे, सूबे प्रांत में बटे हुए थे। बुक में पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 12 प्रांतों में अकबर कालीन साम्राज्य बटा हुआ था। और सजदा क्या होता था? सलाम करने का ढंग, एक तरीका होता था सलाम करने का, मैंने आपको बताया, हाथ उठा करके। तो इस तरह से ये करीबन 54 सवाल मैंने आपको कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसको करने के बाद इस अध्याय का कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। अगले चैप्टर का मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से ठीक से पढ़ाई कर पा रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगली जो मेरी वीडियो है जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।